Hello students, welcome to my YouTube channel. So I hope you all are doing well. So in this lecture we are going to discuss about recording type rain gauge. Recording type rain gauge क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज के बारे में डिस्कस किए थे इससे पिछले वाले लेक्चर में। आज रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसा रेन गॉज है जिसमें आप रेन वाटर को कलेक्ट भी कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। इसमें कोई पर्सन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है इसका ओवर नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज। उसमें वो थोड़ा हेक्टिक था नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में, हर बार आपको मेजरिंग सिलेंडर रखना पड़ता था जाके, बोतल जो जिसमें रेन वाटर कलेक्ट होता था 8:30 बजे, जैसे कि हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे कि 8:30 बजे बोतल रखा जाता था रिप्लेस करके, फिर उसको दूसरे दिन फिर से उसको मेज़र करना होता था। तो ये काफ़ी हेक्टिक था, बार बार जाओ आओ। तो इसीलिए क्या हुआ, इसमें एक इम्प्रूवमेंट आया कि अब जो है रेन गॉज आज जितना यूज़ होता है, मतलब नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज जो था जैसे साइमंस रेन गॉज है, ये भी इंडिया में बहुत पहले यूज़ होता था, 60s से पहले, 1960s से पहले। आप अभी के टाइम में जो है इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका फ्लोट टाइप रेन गॉज। सबसे ज़्यादा फ्लोट टाइप रेन गॉज यूज़ होता है। ऐसे और भी रेन गॉजेज है, वेइंग बकेट रेन गॉज है, टिपिंग बकेट रेन गॉज है, ठीक है, ये सब ज़्यादा यूज़ होता है। तो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज में हम लोग इतना समझे कि इसमें रेन वाटर को कलेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं और इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। इसमें कोई इंसान का जरूरत नहीं है जो जाके रिकॉर्ड करेगा बार बार, ठीक है। चलिए आप देखते हैं रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज जो है बेसिकली 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में आता है आपका वेइंग बकेट रेन गॉज, फिर टिपिंग बकेट रेन गॉज एंड फ्लोट टाइप रेन गॉज। यही 3 टाइप है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1 इन डिटेल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज वेइंग बकेट रेन गॉज। वेइंग बकेट रेन गॉज हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका वेइंग बकेट रेन गॉज है, ये फिगर को आप लोग देखिए। अब इसमें होता क्या है 1 by 1 हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक रिसीविंग बकेट है। रिसीविंग बकेट जो है वो एक पेन के ऊपर अटैच है, ये पेन है, ठीक है। अब पेन जो है वो अटैच है आपका वेइंग मैकेनिज्म से। वेइंग मैकेनिज्म में जो है वो आपका वेट को मेज़र करता है कि कितना आपका रेनफॉल हुआ, ठीक है। अब उसको जो है वो अब वेइंग मैकेनिज्म जो है वो एक पेन से अटैच है, इसको हम लोग पेंसिल आर्म बोलेंगे, ठीक है, पेंसिल से अटैच है। और यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग ड्रम है, मीन्स ये जो ग्राफ है ये ग्राफ में रिकॉर्डिंग होगा और ये आपका रोटेट भी करता है, ठीक है। ये जो आपका ग्राफ है ये आपका रोटेट भी करता है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। जैसे रेनफॉल होगा, जैसे रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल क्या होगा, ये रिसीविंग बकेट में क्या होता है, कलेक्ट होता है। धीरे धीरे इसमें क्या होगा, कलेक्ट होते जाएगा। कलेक्ट होने के कारण क्या होगा, इसका वेट जो है आपका बढ़ेगा और इसमें वेइंग डिवाइस लगा हुआ है, वेइंग मैकेनिज्म लगा हुआ है। जैसे जैसे इसका वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो पेंसिल है, जो पेंसिल आर्म जो कि इसमें अटैच है, ठीक है, वो क्या करेगा, ग्राफ में ड्रॉ करते जाएगा। तो ये जो हम लोग को ग्राफ मिलता है वो किसका मिलता है, तो ये आपका रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। जैसे समय के साथ कितना रेनफॉल हुआ और उसी का ग्राफ आपको मिलता है, समय के साथ आपको कितना रेनफॉल हो रहा है। तो एक साइड रेनफॉल लिखा हुआ है इन सेंटीमीटर, mm में भी रह सकता है, और एक साइड आपका टाइम दिया हुआ है इन आवर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस पॉइंट का बात करें, इस पॉइंट का बात करें तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, लगभग 1.5 बीचों बीच आ रहा ना, थोड़ा सा ये साइड है तो 1.5 मान लेते हैं। तो 1.5 आवर में मतलब 1.5 घंटा में 1 सेंटीमीटर बारिश हुआ है। तो इस ग्राफ से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपका, यहाँ पे जो ग्राफ हम लोग को मिलता है वो क्यूमुलेटिव टाइप का ग्राफ होता है, क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव क्या होता है, मीन्स समय के साथ कितना बारिश हुआ है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे पहला 1 घंटा में, पहला 1 आवर में आपका मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बारिश हुआ,
फिर अगला 2 आवर में फिर 1 सेंटीमीटर बारिश हुआ। तो ऐसे करके क्यूमुलेटिव का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पूरा ऐड कर देते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर टोटल बारिश हुआ तो ये आपका है क्यूमुलेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव रेनफॉल। और भी, ये तो हम 2 एग्जाम्पल दिए, और भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग को ग्राफ मिलता है वो क्यूमुलेटिव टाइप का ग्राफ मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग रेन गॉज भी बोलते हैं। इंटीग्रेटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ग्राफ जो आपका क्यूमुलेटिव टाइप का होता है, इसीलिए इसको इंटीग्रेटिंग बोलते हैं। इंटीग्रेट मतलब ही होता है कि आप जो है ऐड करते जा रहे हैं, जोड़ देना एक तरह से, ठीक है। एक और नाम इसका होता है ग्राफ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास कर्व। मास कर्व ऑफ रेनफॉल। अब यही चीज हम लोग थ्योरी में भी देख लेते हैं पॉइंट वाइज। देख लीजिए, पहला पॉइंट क्या बता रहा है? दिस टाइप ऑफ रेन गॉज कंसिस्ट ऑफ ए रिसीविंग बकेट। एक इसमें रिसीविंग बकेट होता है जो कि पेन के ऊपर जो है प्लेस रहता है। यहाँ पे पेन हो गया आपका, और इसके ऊपर है क्या? रिसीविंग बकेट। अब ये जो पेन है वो फिटेड रहता है विथ सम वेइंग मैकेनिज्म। तो इसमें कुछ वेइंग मैकेनिज्म लगा होता है, ठीक है। द पेंसिल आर्म इज पाइवोटेड विद द वेइंग मैकेनिज्म, और ये वेइंग मैकेनिज्म के साथ आपका एक पेंसिल आर्म भी अटैच रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है? इन सच ए वे दैट द मूवमेंट ऑफ द बकेट कैन बी ट्रेस्ड बाय द पेंसिल ऑन द मूविंग रिकॉर्डिंग ड्रम। तो ये ऐसे अटैच होता है कि जैसे जैसे आपका वेट बढ़ते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे रिसीविंग बकेट में आपका वाटर स्टोर होते जाएगा, वैसे वैसे उसका वेट बढ़ेगा, और वैसे वैसे जो आपका पेंसिल जो है ये ड्रॉ करेगा मूविंग रिकॉर्डिंग ड्रम में। मतलब कि ये जो आपका ग्राफ है एक्चुअली ये ड्रम टाइप का होता है, और जो कि रोटेट करते रहता है, और उसमें रेनफॉल डाटा रिकॉर्ड होते रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल, ठीक है। सो व्हेन द वाटर इज कलेक्टेड इन द बकेट, द इंक्रीजिंग वेट ऑफ वाटर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पेंसिल। तो जैसे बकेट में आपका वाटर कलेक्ट होगा, तो वाटर कलेक्ट होगा तो उसका वेट इंक्रीज होगा, तो वेट इंक्रीज होगा तो ये चीज़ जो है आपका ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू द पेंसिल। और ये जो पेंसिल जो है वो आपका एक कर्व बनाता है रिकॉर्डिंग ड्रम में। जैसे ये आपको एक कर्व दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे पॉइंट का बात करें, ठीक है, जैसे ये पेंसिल एक कर्व बनाया है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट का बात करें तो यहाँ पे बारिश कितना हुआ है? तो लगभग आपका 2 सेंटीमीटर बारिश है। लगभग क्या 2 सेंटीमीटर बारिश है। टाइम कितना हुआ है? तो 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है आवर में। यहाँ तक समझ गए? इसका मैकेनिज्म यही है। इस टाइप का रेनगोज से जो हम लोग को ग्राफ मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम। क्यूमुलेटिव रेनफॉल हम लोग समझ गए। क्यूमुलेटिव में क्या होता है? सब जितना रेनफॉल हुआ है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बारिश हुआ, फिर 2 सेंटीमीटर बारिश हुआ, फिर 4 सेंटीमीटर अगर बारिश हो गया, तो अगर हम लोग क्यूमुलेटिव रेनफॉल मतलब टोटल रेनफॉल का बात करें तो क्या हो जाएगा? ऐड कर देंगे 4 + 2 6 + 1 7 सेंटीमीटर। तो टोटल जो है 7 सेंटीमीटर बारिश हुआ। इस टाइप का ग्राफ को हम लोग इस टाइप का रेनगोज को हम लोग इंटीग्रेटिंग रेनगोज भी बोलते हैं। और ये जो ग्राफ हम लोग को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास कर्व ऑफ रेनफॉल। क्लियर है? अब जो हम लोग नेक्स्ट रेनगोज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रेनगोज है आपका टिपिंग बकेट रेनगोज। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? पहले फिगर के थ्रू जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग थ्योरी वाला पार्ट को भी देखेंगे। इसमें क्या रहता है? टिपिंग बकेट रेनगोज में एक आपका सर्कुलर कलेक्टर होता है, ऊपर दिख रहा होगा, सर्कुलर कलेक्टर होता है जो कि उसके नीचे जस्ट फनेल रहता है एक, ठीक है, फनेल है। और फनेल के नीचे आपका एक टिपिंग बकेट है जिसमें 2 कंपार्टमेंट है। टिपिंग बकेट है और उसमें 2 कंपार्टमेंट है, एक ये कंपार्टमेंट और एक ये कंपार्टमेंट, ठीक है। और उसके नीचे क्या है? रिजर्वॉयर है, फिर नीचे उसका स्टॉप कॉक लगा हुआ है, और नीचे मेजरिंग ग्लास है। अब इसमें होता क्या है? जब रेनफॉल होता है, जैसे रेनफॉल हो रहा है तो ये रेनफॉल जो है नीचे जाएगा सर्कुलर कलेक्टर के थ्रू। अब यहाँ पे एक फनेल लगा हुआ है, तो फनेल के थ्रू जो है रेनफॉल जो है ये नीचे जाएगा। तो नीचे जो आपका टिपिंग बकेट रखा हुआ है, तो ये जो आपका टिपिंग बकेट है इसमें 2 कंपार्टमेंट है,
लेट मी चेंज द कलर। अब दो कंपार्टमेंट है, तो सबसे पहले रेन वाटर क्या होगा, यहाँ पे एंटर करेगा, फिर यहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे जो है रेन वाटर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 0.25 mm फिल होता है, रेन वाटर 0.25 mm फिल होता है, तो ये इसमें इतना वेट आ जाता है कि ये क्या होता है, रोटेट कर जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, रोटेट कर जाता है। तो ये जैसे रोटेट किया, तो ये जो पानी यहाँ पे जो है स्टोर हुआ था, ये क्या होगा, रिजर्वोयर में आपका गिर जाएगा। और वैसे ही जैसे ये रोटेट किया, तो नीचे का जो आपका खाली कंपार्टमेंट था ये वाला, ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ये जो है आपका ऊपर आ जाएगा, ये आपका नीचे चल जाएगा। तो ये जो है ना, ये एक तरह से फिर वही सेम चीज़ होगा। ये जब ऊपर आया तो इसमें भी आपका 0.25 mm तक पानी भरेगा। उसके बाद ये भी क्या होगा, फिर से रोटेट करेगा, नीचे रिजर्वोयर में पानी चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म चलते रहता है और आपका सर्कुलर मोशन एक तरह से क्रिएट हो जाता है। और ये जो आपका सर्कुलर मोशन है, एक बार नीचे हुआ, फिर दो बार रोटेट कर रहा है एक तरह से, तो ये जो नंबर ऑफ रोटेशन है, इसको जो है सुटेबल मशीन के थ्रू, सुटेबल मशीन इसमें अटैच रहता है, पाइवोटेड रहता है, तो वो जो है वो क्या करता है, काउंट करता है। ठीक है, काउंट करता है कि कितना नंबर ऑफ रोटेशन हुआ। प्लस इसमें एक ग्राफ भी बनता है, ग्राफ भी साइमल्टेनियसली बनते जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो आपका थोड़ा सा वेब लाइक का कर्व रहता है, वेब लाइक। और इससे हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना आपका रेनफॉल हुआ, कितना रेनफॉल हुआ वो हम लोग इजीली पता कर लेते हैं। कितना बार ये रोटेट किया तो उसको हम लोग काउंट कर लिए, तो इससे हम लोग को आइडिया लग गया कि कितना बारिश हुआ है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है। और कभी कभी अगर हम लोग को वेरीफाई करना रहता है तो हम लोग मेजरिंग ग्लास भी नीचे लगा देते हैं। यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा हुआ है, जिसको हम लोग आराम से खोल भी सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जब खोलेंगे तो इसमें वाटर जो है आराम से फिल कर जाएगा, फिर इसको मेज़र करके देख लेंगे कि आपका रीडिंग सही है कि नहीं, वेरीफाई हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। ये भी आपका ऑटोमेटिक टाइप का रेन गेज है। अब इसका थ्योरी पार्ट भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। थ्योरी में वही चीज़ दिया हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर कलेक्टर। सबसे ऊपर जो आपका सर्कुलर कलेक्टर है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। इन विच द रेन वाटर इज इनिशियली कलेक्टेड। तो इसी सर्कुलर कलेक्टर में जो आपका रेन वाटर है वो सबसे पहले कलेक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, द रेन वाटर देन पासेस थ्रू ए फनेल fitted to a circular collector and gets collected in the two compartment tipping bucket pivoted below the funnel। अब ये सर्कुलर कलेक्टर से जो आपका रेन वाटर फनेल में जा रहा है। ठीक है, फनेल में जाने के बाद ये जो फनेल के नीचे आपका टिपिंग बकेट है, टिपिंग बकेट में आपका दो कंपार्टमेंट है। दो कंपार्टमेंट में 1 बाय 1 जो आपका वाटर फिल होगा। सबसे पहले इसमें फिल होगा, तो जैसे यहाँ पे 0.25 mm फिल हुआ वाटर, वैसे ये क्या होगा, इस वेट को जो है आपका, इस वेट के कारण ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो ये जो वाटर है वो रिजर्वोयर में गिर जाएगा, और वैसे ही आपका दूसरा कंपार्टमेंट फिर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, व्हेन 0.25 mm रेन वाटर इज कलेक्टेड इन वन बकेट देन इट टिप्स एंड डिस्चार्जेस द वाटर इन ए रिजर्वोयर केप्ट बिलो द बकेट। तो जैसे 0.25 mm रेन वाटर कलेक्ट हुआ वैसे एक बकेट में, वैसे ही ये क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया वाटर को रिजर्वोयर में, जस्ट उसके बिलो जो था। ठीक है, और एट द सेम टाइम द अदर बकेट कम्स बिलो द फनेल। जैसे मतलब ये डिस्चार्ज किया, नीचे वाला जो कंपार्टमेंट था वो तुरंत ऊपर आ गया। ठीक है, उसका सेम प्रोसेस चलते रहेगा, इसमें भी फिर भरेगा, फिर ये भी डिस्चार्ज करेगा, तो ये चीज़ प्रोसेस पूरा चलते रहेगा। ठीक है, in this way a circular motion is generated by the buckets। this circular motion is transmitted to a pen or pencil। तो ऐसे एक सर्कुलर मोशन जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, बकेट्स के बीच में, टिपिंग बकेट्स के बीच में, जिसके कारण क्या होता है, ये जो आपका टिपिंग बकेट है इसमें एक सर्कुलर मोशन होगा, ये वाला नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर आ रहा है, फिर ऐसे करके सर्कुलर मोशन एक जनरेट हो गया। अब ये जो सर्कुलर मोशन है वो ट्रांसमिट किया जाता है टू ए पेन और ए पेंसिल, जो कि वेब लाइक का कर्व बनाता है। ठीक है, विच ट्रेसेस है वेब लाइक कर्व ऑन द सीट माउंटेड ऑन ए
रिवॉल्विंग ड्रम, तो एक रिवॉल्विंग ड्रम रहता है जिसमें ये वेव लाइक का कर्व बनाता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है पता करते हैं। अब इस पे नीचे जो है आपका एक स्टॉप कॉक भी लगा होता है। देयर इज एन ओपनिंग विद द स्टॉप कॉक एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर फॉर डिस्चार्जिंग द कलेक्टेड रेन वाटर। तो ये जो आपका कलेक्टेड रेन वाटर है रिजर्वायर में, उसको जो है डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टॉप कॉक भी लगा देते हैं यहाँ पे, स्टॉप कॉक, ठीक है। कभी कभी हम लोग मेजरिंग ग्लास भी नीचे प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हम लोग रिजल्ट को वेरीफाई कर सके, ठीक है, जो ग्राफ में आपका रिजल्ट आया उसको वेरीफाई कर सके। तो ये आपका सेकंड टाइप का टिपिंग बकेट रेन गोज है। अब हम लोग थर्ड टाइप में बूम वर्क करते हैं, मतलब थर्ड टाइप का रेन गोज के बारे में डिस्कस करेंगे। So let's get started. The third one is float type rain gauge. अब इसको भी हम लोग पहले फिगर के थ्रू समझेंगे, उसके बाद इसका थ्योरी वाला पार्ट भी देखेंगे, लैंग्वेज भी इसका देख लेंगे कैसे लिखा हुआ है। ये आपका ग्राफ है फ्लोट टाइप रेन गॉज का, ग्राफ बोल रहे हैं सॉरी, इसका फिगर है, इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है। अब इसमें आप देखिए, इसमें एक रेक्टेंगुलर चेम्बर है, बड़ा सा रेक्टेंगुलर कंटेनर बोलिए, ठीक है। अब उसके एक साइड में आपका फनल लगा हुआ है जिसके थ्रू जो है रेन वाटर जो है एंटर करता है। रेन वाटर जो है इसके थ्रू एंटर करता है फनल के थ्रू। अब यहाँ पे एंटर करेगा, दूसरे साइड इसका हम लोग देखें तो एक आपका रिकॉर्डिंग ड्रम लगा हुआ है, मतलब ग्राफ लगा हुआ है जो कि रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कितना रेनफॉल हुआ। अब यहाँ पे अगर कंटेनर का बात करें तो कंटेनर में आपको एक फ्लोट दिख रहा है, ठीक है। फ्लोट सब जगह लगा रहता है। फ्लोट मतलब समझिए जैसे कि आपका कूलर हो गया, तो कूलर में भी हम लोग का जो वाटर इंडिकेटर होता है वो फ्लोट ही हो गया। फिर हम लोग का बाइक वगैरह में भी लगा हुआ रहता है, जैसे अगर बाइक में जैसे ऑयल कम होता है तो हम लोग को आइडिया लग जाता है, तो फ्लोट का यूज बहुत सारा है। जैसे आपका कूलर हो गया, कूलर में हम लोग का वाटर इंडिकेटर है वो एक तरह से फ्लोट है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे रेन वाटर जो है इसमें कलेक्ट होता है फनल के थ्रू, तो ये जो पानी है वो नीचे भरते जाएगा। अब पानी नीचे भरेगा तो ये जो फ्लोट है वो आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर ये फ्लोट करेगा। तो फ्लोट करेगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये फ्लोट जो है वो अटैच है एक पेंसिल से, ठीक है। और ये पेंसिल जो है इसको रिकॉर्ड करेगा किसमें, रिकॉर्डिंग ड्रम में जो ग्राफ है उसमें, और डाटा देगा। तो इसमें जो है इसका फ़ायदा बहुत सारा है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इसमें जो आपका नेचुरल साइफन लगा हुआ है एक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फ्लोट करते जाएगा, पानी पूरा भर गया, ये फ्लोट पूरा ऊपर तक पहुंच गया, ठीक है। इसमें एक ये नेचुरल साइफनेज का एकदम पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है। ये साइफन है, जैसे पानी कुछ ऊपर तक जाता है तो वैसे ये ऑटोमेटिकली चालू कर देता है, ठीक है। मतलब पानी अपने आप जो है विड्रॉ होने लगता है। यहाँ पे पतला सा पाइप लगा हुआ है जो कि अपने आप पानी को जो है बाहर निकाल देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइफनेज। ये साइफन पाइप हो गया। अब ये इसका पूरा जो है आपका मैकेनिज्म हो गया जिसके थ्रू ये वर्क करता है। चलिए अब इसको लैंग्वेज में देखते हैं हम लोग। In this type of rain gauge, a funnel is provided at one end of the rectangular container. तो ये rectangular container है, इसमें एक साइड में आपका funnel लगा हुआ है, ठीक है। And a rotating recording drum is provided at the other end. तो दूसरे एंड में जो आपका एक रिकॉर्डिंग ड्रम है, ठीक है, जो कि रोटेट कर रहा है। अब आगे देखिए, द रेन वाटर एंटर्स द कंटेनर थ्रू द फनल। तो इस फनल के थ्रू जो है रेन वाटर एंटर कर रहा है कंटेनर में। ए फ्लोट इज प्रोवाइडेड विद इन द कंटेनर विच राइजेज अप एज द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड देयर। तो ये फ्लोट प्रोवाइडेड रहता है इसके अंदर, कंटेनर के अंदर, जो कि अपने आप ऊपर आते रहता है जब जैसे जैसे आपका इसमें वाटर कलेक्ट होता है, ठीक है। द फ्लोट
कंसिस्ट ऑफ ए रॉड विच कंटेन्स ए पेन आर्म फॉर रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो फ्लोट में जो है आपका एक ये रॉड कनेक्टेड होता है जिसपे ये जो रॉड है, ठीक है, ये आपका रॉड हो गया, ये रॉड है जिसमें आपका एक ये आपका पेंसिल आर्म भी रहता है अटैच, जो कि रिकॉर्ड करता है आपका अमाउंट ऑफ रेनफॉल को इसमें रिकॉर्डिंग ड्रम में, ठीक है। और रिकॉर्डिंग ड्रम में एक ग्राफ पेपर जो है रैप्ड रहता है जो कि जिसमें ये रिकॉर्ड होता है। अब आगे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए साइफन विच स्टार्ट फंक्शनिंग व्हेन द फ्लोट राइजेस टू सम डेफिनिट हाइट। जैसे फ्लोट कुछ हाइट तक पहुंचता है वैसे एक साइफन उसमें लगा होता है जिससे पानी अपने आप बाहर निकलने लगता है। तो ये हम लोग का प्रॉब्लम नहीं आता है कि पानी पूरा भर गया उसके बाद ये वर्केबल नहीं रहा, है ना, उसके बाद इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसमें नेचुरल साइफनेज लगा हुआ है जिसके थ्रू जो है पानी कुछ हाइट तक भरता है, उसके दबने से ये खाली हो जाता है। क्लियर है? तो ये तीनों हम लोग रेन गेज के बारे में डिस्कस कर लिए। ये तीनों जो आपका ऑटोमेटिक टाइप का रेन गेज है जिसमें कोई भी इंसान का ज़रूरत नहीं पड़ता है कि वो जाके कलेक्ट करेगा रेन वाटर और उसको रिकॉर्ड भी करेगा, वैसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब आगे देखते हैं, हम लोग अगर रेन गेज लगाएंगे, जैसे यहाँ पे एक रेन गेज दिख रहा है, तो ये आपको कैसा जगह पे होना चाहिए, इसका साइड कैसा रहना चाहिए, उसके बारे में भी कुछ कुछ पॉइंट्स बताया गया है, ठीक है, कि कहाँ आप रेन गेज लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी लगा दिए और वो वर्क कर लिया सही से। अगर हम लोग को एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिए ये सब पॉइंट्स जो है वो हम लोग को मानना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्यूरेट रीडिंग आएगा। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्यूरेट है, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ। अब ये क्या क्या पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, द साइट शुड बी ऑन लेवल ग्राउंड एंड ऑन ओपन स्पेस, इट शुड नेवर बी ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। तो पहला चीज़ तो आपको ये बता दिया गया कि आपका जो ये आपका रेन गेज है उसका साइड पूरा लेवल ग्राउंड में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्लोपिंग रहना चाहिए। तो साइड जो है पूरा लेवल ग्राउंड होना चाहिए, एकदम लेवल में रहना चाहिए, स्लोपिंग नहीं रहना चाहिए। मतलब रेन गेज जहाँ पे आप लगा रहे हैं वो पूरा लेवल रहा है, ऐसा स्लोपिंग नहीं रहा है। स्लोपिंग में आप रेन गेज नहीं लगा सकते, उससे आपका रेनफॉल का जो मेजरमेंट है वो सही नहीं आएगा। तो पहला तो यही पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, द साइट शुड बी सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द गॉज स्टेशन and the object like trees buildings should be at least twice the height of the object। तो यहाँ पे इससे हम लोग यही समझ रहे हैं कि इसके आसपास कोई ऐसा बैरियर वगैरह नहीं होना चाहिए, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल कोई बैरियर नहीं होना चाहिए जो कि जो रेन वाटर जो इसमें कलेक्ट हो रहा है उसको ये डिस्टर्ब करे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक रेनगोज लगाएं, ठीक है, ये रेनगोज लगाएं, ये रेनगोज है, इसमें वाटर क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर इसके आसपास आपका कोई ट्री है, ठीक है, तो ट्री है तो ये क्या करेगा, ये आपका जो रेन वाटर है उसको डिस्टर्ब करेगा। जैसे ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है, मतलब कि बारिश इस टाइप का हो रहा है, तो ये ट्री जो है वो कुछ वाटर को क्या करेगा, मतलब जो इसमें आने वाला था उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या किए कि ये जो आपका डिस्टेंस है रेनगोज और ट्री के बीच में, मान लेते हैं इसको L डिस्टेंस मान लिए, ठीक है, इसको मान लिए L डिस्टेंस। तो ये आपका 2 टाइम्स होना चाहिए इसके हाइट के, ठीक है। जैसे इसका हाइट h है तो L जो है वो 2h के बराबर होना चाहिए। मतलब जो रेनगोज और जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो बैरियर है उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स होना चाहिए उस बैरियर के हाइट के। क्लियर है? ये अब जैसे यहाँ पे आप एक रेनगोज लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए आसपास कोई आपको ट्री नहीं दिख रहा है, काफ़ी दूर में ट्री है, जिसके कारण इसमें जो भी वाटर कलेक्ट हो रहा है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तीसरा चीज़ ये बताया गया है, तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि जो आपका साइट है वो वेल शिल्डेड होना चाहिए फ्रॉम द हाई विंड। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइट है यहाँ पे वेल शिल्डेड है, पूरा चारों तरफ जाली लगा हुआ है आपका, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि आपका
ये जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, इसमें कोई कैटल्स नहीं घुस सकता है, कोई जानवर इसमें एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। और हाई विंड से भी ये बचता है। ऐसा नहीं कि आपका रेनगोज स्टेशन जो है, मतलब कि आपका जो रेनगोज है वो हाई विंड के कारण इफेक्ट हो, अगर बहुत तेज जो है हवा चल रहा हो तो उसके कारण। प्लस ये प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम द कैटल्स, कोई जानवर है उससे भी प्रोटेक्ट करता है इस इंस्ट्रूमेंट को। तो ये आपका वेल शिल्डेड रहना चाहिए। फिर आपका साइट ऐसा होना चाहिए जो कि इजीली एक्सेसिबल हो टू द ऑब्जर्वर, मतलब ऐसा साइट आपका रहना चाहिए कि जहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो आराम से जा सके, जो पूरा डाटा कलेक्ट करता है जो इंसान, वो आराम से इसमें जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हिमालय पर्वत में लगा दिए तो उसके बाद जाना मुश्किल है, समझ में आ रहा। तो वैसा रहना चाहिए प्लेस जहाँ पे आप इजीली, जो साइट इजीली एक्सेसिबल हो। द साइट, ये भी हम लोग तो पॉइंट देख ही लिए, साइट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कैटल्स बाय वायर फेंसिंग। तो वायर फेंसिंग के थ्रू हम लोग का पूरा वेल प्रोटेक्टेड है साइट, मतलब साइट जो आपका वेल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए बाय वायर फेंसिंग। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्चुअली में आपको पढ़ना नहीं था लेकिन ये जानकारी होना चाहिए कि रेनगोज जो है वो आपका, जैसे कि अब रेनगोज जो है हम लोग कितना डिस्टेंस में लगा, कितना एरिया में जो हम लोग रेनगोज प्रोवाइड करते हैं, वो एक गाइडलाइन दिया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। कि अगर आपको रेनगोज प्रोवाइड करना है तो कितना कितना दूरी में प्रोवाइड करना है, कितना एरिया में कितना रेनगोज होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम गया का बात करें तो गया में का पूरा टोटल एरिया कितना है, ठीक है, पूरा एरिया कितना है और उसमें कितना रेनगोज प्रोवाइड करना है, नंबर्स ऑफ रेनगोज, तो उसके लिए गाइडलाइंस दिया गया है। किसके द्वारा? तो WMO के द्वारा। तो WMO क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही जो है हर कुछ देखता है, मौसम से रिलेटेड सब कुछ। अब देखिए ये बताया कि अगर आपका प्लेन्स रीजन में आता है एरिया, तो प्लेन्स रीजन में जो है आपका एक स्टेशन लगता है 600 से 900 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में, ठीक है। जैसे अगर कोई एरिया है आपका, अगर हम माने कि 1200 से 1800 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, ये जो एरिया है आपका 1200 से 1800 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उस केस में हम लोग कितना रेनगोज लगाएंगे? तो ऑब्वियसली कितना लगाएंगे? 600 से 900 के बीच में एक रेनगोज लगता है, तो 1200 से 1800 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में कितना लगेगा? 2 रेनगोज लगेगा एटलीस्ट, ठीक है, जो कि पूरा ये जो पूरा पार्टिकुलर रीजन है उसका रेनफॉल बताएगा। फिर हम लोग इसका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रेनगोजेज है तो उसमें हम लोग मतलब कि उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है रेनफॉल फाइंड करने का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर माउंटेनस रीजन है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, ये तो पूरा समतल मैदान हो गया, प्लेन्स जो हो गया, ठीक है। जो पहाड़ी इलाका है, माउंटेनस रीजन है, उस केस में हम लोग एक स्टेशन लगाते हैं 100 से 250 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में, मतलब इतना एरिया हो तो उस केस में हम लोग एक रेनगोज लगाएंगे, ठीक है। अगर एरिड रीजन्स का बात करें, एरिड रीजन्स मतलब जहाँ पे बारिश वारिश नहीं होता है, पूरा मरुस्थलीय इलाका है, ठीक है, तो वैसा केस में हम लोग एक स्टेशन लगाते हैं 1500 से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में। क्लियर है? तो ये था आज का पूरा इंटायर लेक्चर, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग टाइप रेनगोज के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किए, कितने टाइप का रिकॉर्डिंग टाइप रेनगोज होता है सबको 1 बाय 1 देखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी देख लिए कि रेनगोज स्टेशन के लिए कैसा आपका साइट रहना चाहिए, कहाँ पे हम लोग रेनगोज स्टेशन लगा सकते हैं, फिर कितना रेनगोज स्टेशन लगाना है एक पार्टिकुलर एरिया में, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। आई होप यू गॉट ऑल द लेक्चर्स, आपको समझ में आया होगा पूरा। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड like and subscribe my channel if you get any value from this. Thank you so much.